हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया। तो हमारी जो सीरीज 2 स्टार्ट हुई थी उसका जो पहला टेस्ट था मटेरियल कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और कॉस्ट शीट, उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे अब इस वीडियो में। ठीक है, पहली वाली सीरीज हमारी खत्म हो गई थी। आई होप आपने सेकंड सीरीज को भी सीरियसली आप ले रहे हैं, उसके भी टेस्ट अच्छे से करिएगा सो दैट रिवीजन का हमारा शेड्यूल बना रहे। इसी बहाने हमारी सारी रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है ना। आइए अब स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट की डिस्कशन। तो ये सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन था कॉस्ट शीट से जॉब कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। बाय द वे जो ये क्वेश्चन था ये देन अगेन आपका नवंबर 2019 का पास्ट ईयर क्वेश्चन था। मैं एक बार आपको ये वाला क्वेश्चन दिखा भी देता हूं आपके पेपर में कैसे आया हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर है नवंबर 2019 अटेम्प्ट का। फर्स्ट का बी पार्ट ही आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन 5 नंबर का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इनफैक्ट यहीं से उठाया हुआ था ये क्वेश्चन, डेटा भी सेम है। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द सुपरवाइजर ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ जॉब वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो पहली बात में नवंबर 2019 में भी 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए देखते हैं अब क्या था ये क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंटेड बाय द सुपरवाइजर ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ जॉब। डेटा अब आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल 120 रुपए, डायरेक्ट वेजेस 4 रुपए पर आवर के हिसाब से, जो कि टोटल 60 रुपए। ये टोटल 60 रुपए बना कैसे होगा? 4 डिपार्टमेंट्स में काम होता है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो डिपार्टमेंट ए में भी कुछ लेबर है, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं, बी में भी लेबर है, सी में भी है, डी में भी है। चारों डिपार्टमेंट्स में लेबर है जो कि कुछ कुछ देर काम करती है और चारों डिपार्टमेंट्स में लेबर का खर्चा लगता है। किस तरीके से? जैसे ए डिपार्टमेंट है उसमें 4 घंटे लेबर काम करती है, 1 घंटे का लेबर का रेट कितना है? 4 रुपए। तो डिपार्टमेंट ए में कितना बना? 4 इंटू 4 16 रुपए। इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी में 7 घंटे लेबर काम करती है, 1 घंटे का 4 रुपए का रेट 28 रुपए। डिपार्टमेंट सी में 2 घंटे लेबर काम करती है, 4 रुपए के हिसाब से 8 रुपए। और डिपार्टमेंट डी में अगेन 2 घंटे लेबर काम करती है, 4 रुपए के हिसाब से 8 रुपए। अगर आप इस सब का टोटल लगाएंगे ये 60 बनेगा। तो एक तरह से ये 60 रुपए कैसे बना है? इस तरीके से बना है। आगे चार्जेबल एक्सपेंसेस, एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये आपको 20 रुपए दे रखे हैं और टोटल आपको 200, एक तरह से 200 पर यूनिट की, पर जॉब की, एक तरह से आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पी&एल का डेटा दिया हुआ है जिसमें सेल्स, यहां पे मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा, ये तो पी&एल है पूरे साल के हिसाब से दे रखा होगा। यहां पे स्पेशल स्टोर आइटम्स, स्पेशल स्टोर, ये मटेरियल का जो खर्चा है ये हमें पर यूनिट के हिसाब से ये दे रखा है। वेजेस का जो ये सारा खर्चा है वो हमें यहां पे ये दे रखा है। ब्रेकअप हमने खुद समझ लिया। ये जो स्पेशल स्टोर आइटम्स हैं ये एक तरह से आपका चार्जेबल एक्सपेंसेस होगा। ठीक है ना। उसके अलावा जो पर जॉब का डेटा हमको अलग से नहीं दे रखा था पहले टेबल में, वो आपको पूरे साल के पी&एल में ओवरहेड्स के नाम से दिया हुआ है, चारों डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स का खर्चा। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,30,000, इसको कैरी डाउन किया, यहां पे सेलिंग एक्सपेंसेस चार्ज किया, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट एवरेज आर्ली रेट्स फॉर ऑल द 4 डिपार्टमेंट्स आर सिमिलर। मतलब जितने एक डिपार्टमेंट में जितने घंटे काम होता है वेजेस के लिए, उतने ही घंटे उस डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स का खर्चा आएगा। बाय द वे ये बात ना भी लिख रखी होती, आपने कॉस्टिंग में सीखा हुआ है कि काम उतने ही घंटे होता है, उतने ही घंटों पे कुछ वेजेस की नेचर का खर्चा हो जाता है, कुछ ओवरहेड्स की नेचर का खर्चा हो जाता है, काम उतनी देरी होता है। रिक्वायर्ड आपसे मांगा है क्वेश्चन में, प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट वैसे लिंक थे इस क्वेश्चन के। प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट फर्स्ट पार्ट में, और इस जॉब कॉस्ट शीट से क्या निकालना है सेकंड पार्ट में बोला है, कैलकुलेट द एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग द अबव फिगर्स एज द बेस। मतलब आपको जो ये पी&एल में फिगर्स दे रखी हैं, इन फिगर्स को भी कंसीडरेशन में लीजिए, और ये जो टोटल कॉस्ट आपको पर यूनिट की 200 रुपए दे रखी है, इसको रिवाइज्ड करके नई कॉस्ट निकालिए। मतलब फर्क सिंपल सा है, अगर पहले तो क्वेश्चन को समझें। सर ये जो पहले टेबल में आपको टोटल कॉस्ट 200 रुपए पर यूनिट की दे रखी है, पर जॉब की दे रखी है, इसमें मटेरियल, वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस तो डाल रखे हैं। पी&एल में मटेरियल, वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब स्पेशल स्टोर आइटम्स तो इसमें भी थी। मतलब इन खर्चों में कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी अब कॉस्ट बदलने को क्वेश्चन बोल रहा है ना, वो ओवरहेड्स से और सेलिंग एक्सपेंसेस से बदलने को बोल रहा है, क्योंकि इस 200 रुपए की पर यूनिट की कॉस्ट में ओवरहेड्स और सेलिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं कर रखा था। बस आपको यही करना है। आइए
तो फर्स्ट का ए पार्ट पहले तो आपकी रेफरेंस से लिख देता हूं, ये क्वेश्चन पास्ट ईयर है, नवंबर 2019, ठीक है ना। आइए, तो जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, एक तरह से कॉस्ट शीट ही बनानी है पर जॉब के हिसाब से, फॉर्मेट वही बनेगा, बस जॉब कॉस्ट शीट नाम लिख देते हैं जो क्वेश्चन ने बोला हुआ है, ठीक है ना। यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट। तो सबसे पहले भाई डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर जॉब के हिसाब से टोटल मत ले लेना 2 लाख, क्योंकि पर जॉब के हिसाब से बनाना है, जॉब कॉस्ट शीट बोला है क्वेश्चन ने। अगर टोटल के हिसाब से सिंपल कॉस्ट शीट बोला होता तो मैं टोटल उठाता, ठीक है ना। तो 120 रुपए प्लस डायरेक्ट वेजेस। अब हम एज इट इज कंपाइल्ड नहीं दिखाएंगे, अलग अलग करके दिखाएंगे हर डिपार्टमेंट का। क्यों? एक तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आपको ओवरहेड्स में समझ आएगा अलग अलग करके क्यों दिखा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, समझ तो हम चुके ही हैं, जैसे मैंने आपको यहां पे ये अलग से करके दिखाया, यही करना है। तो डिपार्टमेंट ए में 4 घंटे, 4 रुपए पर आवर के हिसाब से 16 रुपए। डिपार्टमेंट बी में 7 घंटे 4 रुपए के हिसाब से 28 रुपए। डिपार्टमेंट सी में 2 घंटे 4 रुपए के हिसाब से 8 रुपए। और डिपार्टमेंट डी में अगेन 2 घंटे 4 रुपए के हिसाब से। तो ये आपका टोटल वही बनेगा 60, हमने आउटसाइड कॉलम में लिख दिया। प्लस क्वेश्चन के वर्डिंग्स में ही चार्जेबल एक्सपेंसेस, आई गेस आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। चार्जेबल एक्सपेंसेस इनफैक्ट स्पेसिफिकली मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया हुआ है क्लासेस में। चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही, कितने दिए हुए हैं? 20 रुपए। तो ये सब ऐड करके तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक तरह से प्राइम कॉस्ट वही बनेगी 200, ठीक है जी। प्लस करना है इसमें ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स। अब जैसे 4 डिपार्टमेंट्स में वेजेस का खर्चा आया है, वैसे ही अलग अलग इन चारों डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड्स का खर्चा आएगा। यह बात हमको भी मालूम भी है, और दूसरी बात क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इस लाइन को बोल भी रखा है, यहां पे जो ये लास्ट लाइन दे रखी थी, ठीक है ना। और ये बात हमें पी एंड एल देख के भी पता चल गई थी। अब जैसे हम बेसिस बनाते हैं, जैसे आपको याद होगा कॉस्ट शीट के कई क्वेश्चन हमने किए थे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इतना परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इतना परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स इज 15, एग्जांपल के लिए एडमिन ओवरहेड्स इज 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिन ओवरहेड्स इज 15% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स। कहने का मतलब है एक खर्चे का बेस बना देना दूसरे खर्चे पे, ताकि एक रिवाइज्ड डेटा पे खर्चा निकाला जा सके। तो मैं एक काम करता हूं, पी एंड एल दे रखा है, जैसे डिपार्टमेंट ए में 12,000 का ओवरहेड्स का खर्चा है, जब वेजेस 12,000 के हैं, तो मैं वेजेस के ऊपर इसका बेस बना देता हूं। आप चाहो मटेरियल के ऊपर इसका बेस बनाना चाहते हो, आप मटेरियल के ऊपर इसका बेस बना सकते हो, लेकिन अगर आप मटेरियल के ऊपर बेस बनाओगे ना, तो आपको मटेरियल सीधा एक साथ 120 दे रखा है। मटेरियल ऐसा खर्चा नहीं है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लग रहा हो। कहने का मतलब है वेजेस और ओवरहेड्स ऐसे खर्चे हैं, मैं सीधा सीधा यहां पे बेस बना सकता हूं। ए डिपार्टमेंट के लिए अलग बेस, कि ए डिपार्टमेंट में 12,000 का वेजेस का, सॉरी, ए डिपार्टमेंट में 12,000 का ओवरहेड्स का खर्चा होता है, जब ए डिपार्टमेंट में 12,000 के ही वेजेस होते हैं। तो ओवरहेड्स का खर्चा ऑन माय वेजेस कितना परसेंटेज है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी में 6,000 रुपए का ओवरहेड्स का खर्चा आता है, जब डिपार्टमेंट बी में 8,000 रुपए के वेजेस के खर्चे होते हैं। तो 6,000 ओवरहेड्स का खर्चा डिवाइडेड बाय 8,000 वेजेस का खर्चा, तो डिपार्टमेंट बी में ओवरहेड्स का खर्चा कितना परसेंटेज है ऑन डिपार्टमेंट बी के ही वेजेस। इसी तरीके से डिपार्टमेंट सी में ओवरहेड्स का खर्चा कितना परसेंटेज है ऑन डिपार्टमेंट सी के ही वेजेस। मतलब
वही खर्चे को मैं बेस बना रहा हूं जो कि मेरे को हर डिपार्टमेंट का अलग अलग दे रखा है। आपके मन में यह बात मैंने इसलिए बताई, आपके मन में यह डाउट आ सकता है सर ये बेस आपने वेजेस पे बनाया, क्या मैं मटेरियल पे यह बेस बना सकता था? देखो वैसे तो बना सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में मटेरियल कंबाइंड दे रखे हैं, हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग मटेरियल नहीं दे रखे हैं, तो बेस बनाओगे कैसे? इसी तरीके से आप बनाने को तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे भी बेस बना सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो इस क्वेश्चन में एक ही डिपार्टमेंट होता, चार अलग अलग डिपार्टमेंट ना होते, तो चाहे आप मटेरियल पे बेस बना लेते, चाहे आप चार्जेबल एक्सपेंसेस पे बना देते, चाहे आप वेजेस पे, लेकिन क्योंकि अब इस क्वेश्चन में चार अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो ऐसे खर्चे पे ही बेस बनाना पड़ेगा जिसका अलग अलग डिपार्टमेंट का खर्चा दे रखा हो, इसलिए वेजेस पे बेस बनाया है। ठीक है ना? तो अब फैक्ट्री ओवरहेड्स, पहले डिपार्टमेंट ए, तो डिपार्टमेंट ए में 12,000 का ओवरहेड्स है जब 12,000 के वेजेस होते हैं, 12,000 का ओवरहेड्स जब 12,000 के वेजेस, तो हमारी इस पर्टिकुलर जॉब पे 16 रुपए के वेजेस हैं, तो 12 रुपए के वेजेस पे 12 रुपए का ओवरहेड्स मल्टीप्लाई बाय 16 रुपए के वेजेस पे ओवरहेड्स कितना, एक तरह से इतने पार्ट से तो मैंने परसेंटेज निकाल लिया, 12,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100, ठीक है ना? तो ये आपके पास 16 रुपए ही आ जाएगा। आई गेस आपको समझ आ गया। इसी तरीके से बी डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स है 6,000 और वेजेस है 8,000, तो इतने से तो हमने निकाल लिया कि जब 8,000 के वेजेस होते हैं तो 6,000 का ओवरहेड्स का खर्चा आता है, तो ओवरहेड्स की परसेंटेज ऑन वेजेस निकाल लिया इतने पार्ट से इनटू, तो जब हमारे वेजेस इस पर्टिकुलर जॉब पे 28 रुपए होंगे तो कितने ओवरहेड्स, ये आ जाएगा आपके पास 21। ठीक है ना? ऐसे ही सी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट में 9,000 के ओवरहेड्स जब 10,000 के वेजेस, तो हमारे केस में वेजेस कितने हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए? 8 रुपए, तो इस पे कितना? 7.2। लास्ट डिपार्टमेंट डी, 17,000 ओवरहेड्स, 20,000 वेजेस, तो 17,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू, हमारे केस में इस जॉब के लिए वेजेस 8 रुपए, वही, तो ये आ जाएगा 6.8। इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 51। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का यहां पे टोटल बन गया 51। ये आपके पास नेट आ जाएगा, पहले तो वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, बाय द वे क्वेश्चन में इसके बाद आपके पास सीधा सीधा सेलिंग ओवरहेड्स हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो मैं इसी को फैक्ट्री कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकता हूं, ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा वगैरह नहीं है, इसी को अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकता हूं, ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे तो जॉब कॉस्ट है, एक यूनिट के हिसाब से बना रहे हैं तो उसकी ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास 251। ठीक है ना? अब इसमें एक लास्ट खर्चा सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, या सेलिंग ओवरहेड्स। अब देखो सेलिंग का खर्चा आपके पास 90,000 है, जैसे ओवरहेड्स के खर्चे का एक बेस बनाया ओवरऑल पी एंड एल के डेटा पे, उसके हिसाब से एक बेस बनाया, इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे आप याद करो हमारी बुक में भी एक क्वेश्चन था जिसमें बेस क्वेश्चन में निकाल के ही दे रखा था, मैं आपको याद करवाता हूं, उस क्वेश्चन में भी आपको एक तो पूरे साल का डेटा दिया हुआ था, पिछले साल का, और करंट ईयर का एक पर्टिकुलर जॉब का डेटा दिया हुआ था, तो पिछले साल के पूरे साल के डेटा पे बेस बनाया था हमने और उसको अप्लाई किया था नेक्स्ट ईयर के करंट जॉब के डेटा पर, और फिर करंट ईयर के पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट शीट हमने क्लास में बनाई थी। बिल्कुल वही चीज है, पी एंड एल से पूरे साल का डेटा है, वहां से बेस बना रहे हैं, उस बेस परसेंटेज को अप्लाई कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर जॉब पे और उसकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वही चीज है। ऐसे ही सेलिंग एक्सपेंसेस का कर लेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस का बेस ओवरहेड्स वगैरह कुछ भी बना सकते हो, लेकिन अब कंबाइंड है तो सेलिंग एक्सपेंसेस का बेस ज्यादा रेलेवेंट रहता है। सेलिंग एक्सपेंसेस आप फैक्ट्री कॉस्ट में डाल रहे हो तो फैक्ट्री कॉस्ट पे ही इसका बेस बनाइए। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं 90,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और पी एंड एल के अकॉर्डिंग फैक्ट्री कॉस्ट क्या बन रही है,
मैं इसको वर्किंग नोट में बना देता हूं। वर्किंग नोट 1, फैक्ट्री कॉस्ट फॉर एन ईयर। अगर अपनी P&L के हिसाब से पूरे साल की फैक्ट्री कॉस्ट निकालना चाहें तो वही कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, P&L के हिसाब से पूरे साल का डेटा उठा रहा हूं। अब 2 लाख रुपए प्लस डायरेक्ट लेबर, टोटल उठा रहा हूं सीधा सीधा 50,000 प्लस चार्जेबल एक्सपेंसेस, इसमें आपको जो स्पेशल स्टोर आइटम्स दी हुई हैं 6,000, आपके पास पूरे साल की प्राइम कॉस्ट आ गई। अब ये पूरे साल की है, ये पर्टिकुलर जॉब कॉस्ट शीट नहीं बना रहा हूं, पूरे साल की है ये प्राइम कॉस्ट। कितना आ जाएगा ये? 2,54,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये आपको दे रखी है अब 44,000 चारों डिपार्टमेंट्स की मिला के। सॉरी यहां पे 256 आएगा। तो आपकी ये कॉस्ट आ गई 3 लाख। बस यहीं तक बना लेते हैं क्योंकि हमें फैक्ट्री कॉस्ट ही चाहिए। तो मैं यहां पे आपकी रेफरेंस के लिए भी लिखता हूं, सेलिंग एक्सपेंसेस एज परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो पूरे साल के डेटा को बेस बना के सेलिंग एक्सपेंसेस कितना परसेंटेज है ऑन फैक्ट्री कॉस्ट वो निकाल रहे हैं। तो 90,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस थे, 3 लाख की फैक्ट्री कॉस्ट थी, तो सेलिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा? %30। इस 30% को जो पूरे साल के हिसाब से बेस निकाला, इसको अप्लाई कर देते हैं हम अपनी पर्टिकुलर कॉस्ट शीट पर, जॉब कॉस्ट शीट पर। तो सेलिंग एक्सपेंसेस 30% है फैक्ट्री कॉस्ट का। यहां पे हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई है 251, इस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो जब 251 की फैक्ट्री कॉस्ट होगी, इसका 30% कितने सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे? 75.3। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 326.3, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक तरह से फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की आपकी रिक्वायरमेंट हो चुकी है। इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट की रिक्वायरमेंट। थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा था? आई गेस आपको समझ आ गया, सिंपल सा था ये। तो थर्ड पार्ट में आपसे मांगा है एट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। सिंपल है ये तो, बिल्कुल बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये तो। प्लस प्रॉफिट 326.3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 81.575। बस आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। $407.875। बस ये था ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 5 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन। ये तो मैंने अभी समझाया है तो फिर भी ज्यादा टाइम लग गया, नहीं तो 5-6 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन था नहीं ये। ऑल्दो अब इसमें मैं अगर आपको एक डिस्क्लेमर दूं ना, ये क्वेश्चन पेपर में आया तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया। ये कंफ्यूज क्यों हुए? सिर्फ एक पॉइंट में, ज्यादातर जो बच्चों के कमेंट्स थे कंफ्यूज हुए, सर ये ओवरहेड्स नहीं समझ आए हमें, और कुछ नालायक स्पेशल स्टोर आइटम्स में कंफ्यूज हो गए।
सेलिंग एक्सपेंसेस की तरफ तो बहुत बच्चों का ध्यान ही नहीं गया। जबकि एक बात बताओ, जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाया है, जरा खुद से यह सवाल जरूर पूछना, क्या हमने यह कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में पहली बार किया है, या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कम से कम 3-4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा ही करे हुए हैं वैसे, नहीं तो इतने क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखे हैं। और यह बात तो कई बारी आई है कि एक खर्चे का दूसरे खर्चे पर बेस बनाकर उसको अपनी कॉस्ट शीट में अप्लाई करना, तो ऐसा कोई नई बात थी ही नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट। ये भी आपका छोटा क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। बाय द वे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, आईसीआई का ही क्वेश्चन है। ये मैंने आईसीआई के मॉक टेस्ट में से उठाया है, जो May 20 अटेम्प्ट जो कि कैंसिल हो गया बाय द वे अब, लेकिन उस अटेम्प्ट के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट ने निकाली थी, वहां से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया हुआ है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज परचेज्ड एट 180 पर केजी। तो ये 180 रुपए पर केजी आपके पास एक तरह से कॉस्ट पर यूनिट हो गया, ठीक है ना। द कंपनी इंकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 1460 प्लस फ्रेट ऑफ 940 पर ऑर्डर। तो ये टोटल आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है। हर एक ऑर्डर को प्लेस करने पर 1460 का तो खर्चा आएगा ही आएगा, प्लस फ्रेट भी आएगा 940, तो ये टोटल आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गई। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, अब कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इस 2.5 के पर केजी पर मंथ। ध्यान रखिएगा, आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए होती है। आपको पर यूनिट तो दे रखी है, लेकिन पर मंथ दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय 12 करके पर एनम में कन्वर्ट करेंगे। इन एडिशन, द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 18 पर केजी पर मंथ। आपको 18 रुपए पर केजी पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी दे रखा है। यह भी एक तरह से आपकी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनता है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, सर इंटरेस्ट कॉस्टिंग का पार्ट कब से बनने लग गया? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पे है, और दूसरी बात, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो कॉस्टिंग का पार्ट नहीं बनता है, शॉर्ट टर्म पे तो बन जाता है। एंड बाय द वे, जब हमने कैरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो पिलफरेज का रिस्क, इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ये सारे खर्चे अल्टीमेटली आपके कैरिंग कॉस्ट के पार्ट बच जाते हैं। बट ध्यान रखिएगा, पर मंथ है यहां पर, इसको भी एनुअल कन्वर्ट करना पड़ेगा। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स का फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलेगा, और टोटल 1 लाख यूनिट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट की बन रही हैं। ये फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स हैं। आपको ईओक्यू वगैरह निकालने के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा इसका। पहले पार्ट में आपसे यही मांगा है, ईओक्यू। आइए, तो पहले तो ईओक्यू का फॉर्मूला लिख देते हैं, 2AO डिवाइडेड बाय C। अब देखो, पहले ये सारी चीजें ढूंढ लेते हैं, आंसर तो एक ही लाइन का है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट 1, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। भाई छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन, 2.5 यूनिट्स का फिनिश्ड गुड बनेगा 1 kg रॉ मटेरियल से, यही बात बोल रखी है क्वेश्चन में। 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो 2.5 यूनिट्स का फिनिश्ड गुड बनेगा 1 किलो रॉ मटेरियल से, तो एक फिनिश्ड गुड बनेगा 1/2.5। तो 1 लाख यूनिट्स का फिनिश्ड गुड कितने रॉ मटेरियल से बनेगा? 40,000। ये आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आ गया है, ठीक है ना। और आपको चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सीधा सीधा आपको 1460 प्लस 940, ये आपके पास आ जाएगी 2400। इसके बाद वर्किंग नोट 3, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसके लिए आपको एक तो ये दिया हुआ है, कहा गया 2.5 पर केजी पर मंथ, दूसरा 18 पर केजी पर मंथ। 2.5 प्लस 18, ये पर यूनिट तो है, पर मंथ है, एनुअल कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12।
246। ये आपके पास कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गई, ईओक्यू निकाल लो। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2400 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 246, इसका अंडर रूट आपके पास ईओक्यू आ जाएगा। $883.45, तो 883 कर लेते हैं। आई होप यहां तक समझ आ गया आपको ये। अच्छा, बाय द वे यहां पे एक चीज सुन लो, अगर कोई नालायक, क्योंकि जैसे मैंने अब बता दिया है कि ये मॉक टेस्ट में से, अगर कोई नालायक मॉक टेस्ट में से इस क्वेश्चन को जाके रिकंसाइल करता है तो ध्यान रखना, मैंने यहां पे एक चीज चेंज करी थी। ये जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 18 पर केजी पर मंथ मैंने लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट में यहां पे पर एनम था। मतलब उस सॉल्यूशन, अगर मैं यहां पे पर एनम कर दूं तो जो मैंने ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकाली है, इसमें 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12 तो करना होगा। 18 ऑलरेडी पर एनम क्वेश्चन में दे रखा था मॉक टेस्ट में, मैंने इसको चेंज किया था, पर मंथ कर दिया था। तो घबरा मत जाना, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। आपसे, आपके हिसाब से, डेटा के हिसाब से ये ईओक्यू आ गया। अब सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स मांगा है, कितने कितने टाइम बाद अगला ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो पहले तो इसके लिए निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। भाई पूरे साल में 40,000 यूनिट्स चाहिए, एक बारी में 883 यूनिट्स मंगवा रहे हैं एज पर ईओक्यू, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे? 45.3 ऑर्डर्स। कंफ्यूज मत हो जाना, ऑर्डर्स पॉइंट में कैसे हो सकते हैं, ये ऑर्डर्स पॉइंट में नहीं होते, कॉस्ट को प्रोपोर्शनेट करते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, पूरे साल में 360 दिन, मतलब इतना हम मान लेते हैं, शायद क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, हाँ, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, डिवाइडेड बाय 45.3। पूरे साल में 45.3 ऑर्डर प्लेस करने हैं 360 दिनों में, तो हर कितने दिन बाद अगला ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 7.9, मतलब करीब करीब 8 डेज। हर 8 दिन बाद, राउंड ऑफ कर दिया, 7.9 आ रहा था, तो हर 8 दिन बाद अगला ऑर्डर मेरे को प्लेस करना पड़ेगा। यह है फ्रीक्वेंसी। लास्ट पार्ट, if the company proposes to rationalize placement of orders on a quarterly basis, determine the percentage of discount in the price of raw material should be discounted। मतलब यहां पे आपसे सिंपल सा पूछा है, ईओक्यू तो कह रहा है एक बारी में 883 यूनिट्स मंगवाओ, लेकिन अगर हम हर क्वार्टर वाइज ऑर्डर प्लेस करें, क्वार्टर वाइज ऑर्डर प्लेस करने का मतलब है साल में 4 ऑर्डर, तो 40,000 पूरे साल में चाहिए, और 4 ऑर्डर अगर मैं प्लेस करूं मतलब एक बारी में 10,000 यूनिट्स, तो आपसे पूछा गया है उस केस में कितना डिस्काउंट मांगना है। मतलब सिंपल सी बात है, ईओक्यू पे चलोगे तो कॉस्ट कम आएगी, अगर क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करके चलोगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो उस केस में कितना डिस्काउंट मांगे कि कॉस्ट ईओक्यू के बराबर आ जाए, तो कॉस्ट कंपैरिजन करना है। आइए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ऑल्दो यहां पे अब मैं लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि हम हर केस में परचेज प्राइस लिखेंगे, ऑल्दो इस क्वेश्चन में आप परचेज प्राइस ना भी लिखें चलेगा, क्योंकि डिस्काउंट निकालना है। एट प्रेजेंट तो डिस्काउंट नहीं है ना। ईओक्यू पर चलते हैं 883 यूनिट्स, क्वार्टर बेसिस पे चलते हैं तो एक बारी में 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे, इसको हम कंपेयर करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले परचेज प्राइस, पूरे साल का ही खर्चा आता है, पूरे साल में तो 40,000 यूनिट्स खरीदनी है और पर यूनिट की कॉस्ट 180 रुपए थी। ये तो दोनों में अभी सेम ही आ जाएगी, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। परचेज प्राइस 72 लाख। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसको ए नाम दे देते हैं। यहां पे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने निकाल रखे हैं 45.3, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में निकाले थे, और यहां पे 4 ऑर्डर्स क्योंकि क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करना है।
ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट 2400 थी, हमने फर्स्ट पार्ट के लिए निकाला था, ठीक है ना। 45.3 इंटू 2400, 4 इंटू 2400, तो ये रिस्पेक्टिवली दोनों केसेस में आ जाएगी 1,08,720, 9,600, ठीक है ना। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट के लिए पहले निकालना पड़ता है एवरेज इन्वेंट्री। क्या होता है ये, सेफ्टी स्टॉक वगैरह इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ भी। 1/2 इंटू ऑर्डर साइज, तो 883 इंटू 1/2, यहां पे 10,000 इंटू 1/2, यहां पे तो 5,000 आ जाएगा इन्वेंट्री साइज, एवरेज इन्वेंट्री 441.5। कैरिंग कॉस्ट 441.5 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल रखा था 246, और यहां पे 5,000 इंटू 246, वही सेम आएगा 1,08,720। वो राउंड ऑफ किया है, थोड़ा सा फर्क आ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि ईओक्यू है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आती है। 12,30,000, बस कॉस्ट का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, तो ईओक्यू के केस में टोटल कॉस्ट आती है 72 लाख प्लस 1,08,720 प्लस 1,08,720, 74 लाख 17,440, और अगर ईओक्यू पर नहीं चलते हो तो टोटल कॉस्ट आती है 72 लाख प्लस 9,600 प्लस 12,30,000, 84 लाख 39,600। तो आपसे पूछा था अगर मैं क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करूं, मतलब 10,000 यूनिट से एक बारी में ऑर्डर प्लेस करूं, तो कितना डिस्काउंट मांगूंगा। डिस्काउंट टू बी अवेल्ड if order is placed क्वार्टरली, और आपके रेफरेंस के लिए मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, टू बी इनडिफरेंट विद ईओक्यू, ईओक्यू से ताकि हम इनडिफरेंट हो जाएं, तो कितना डिस्काउंट मांगे क्वार्टरली ऑर्डर प्लेसिंग के केस में। 84,39,600 की आपकी कॉस्ट आ रही है अगर आप क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करते हो। ईओक्यू के केस में 74,17,440 की कॉस्ट आ रही है, तो इतना रिमेनिंग आपको डिस्काउंट चाहिए अमाउंट में। 84,39,600 माइनस 74,17,440, 10,22,160। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आपसे पूछा था, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे निकल जाएगा, तो 10,22,160 का डिस्काउंट चाहिए एग्जिस्टिंग 72 लाख की कॉस्ट पर, तो कितना परसेंटेज का डिस्काउंट चाहिए। 14.2 ही आ जाएगा, 14.2%। यह है आपका थर्ड पार्ट का आंसर। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं प्लीज, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन भले ही है, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है जो May 20 की मॉक टेस्ट की सीरीज आई थी, लेकिन आंसर एग्जैक्टली मैच करने मत बैठ जाना, मैंने क्वेश्चन ट्वीक कर रखा है यहां पे। वहां पे 18 रुपए वाली जो कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट, वो पर यूनिट पर एनम ही दे रखी थी, मैंने यहां पे पर यूनिट पर मंथ कर रखा है उसको, ठीक है ना। चलिए फिर आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसके बाद था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपका पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका नवंबर 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन, एक बार पहले मैं आपको पेपर में भी दिखा देता हूं।
नवंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर में थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट आया हुआ है। ये देखिए सेम क्वेश्चन 10 नंबर का थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट नवंबर 2019 के अटेम्प्ट में। आसान क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल एक तरह से फिल इन द मिसिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन होता है ना कॉस्ट शीट का, बिल्कुल वैसे टाइप का क्वेश्चन है ये। बस थोड़ा सा क्वेश्चन की वर्डिंग्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, वैसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। XYZ, a manufacturing firm, has revealed the following information for September 2019. आपको 1 सितंबर का और 30 सितंबर का डेटा दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग हो गया 1 सितंबर का और क्लोजिंग हो गया 30 सितंबर का। रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोग्रेस के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं। द फर्म incurred following expenses for a target production of 1 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ। तो 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए ये कुछ खर्चे जो कि आपको यहां पे इस टेबल में दे रखे हैं। डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ टारगेट प्रोडक्शन, टारगेट प्रोडक्शन थी 1 लाख, उसका 4% मतलब 4000 यूनिट्स आपका डिफेक्टिव आउटपुट है, जिसको 61 पर यूनिट के हिसाब से बेचा गया। ये एक तरह से डिफेक्टिव आउटपुट की स्क्रैप दे रखी है, ठीक है ना। वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद माइनस कर देंगे इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले। अच्छा, उसके बाद आपको डेटा दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस। अभी मैं इसका मतलब बताता हूं आपको। कॉस्ट ऑफ मेन ना इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अंडरस्टैंड करके मेनली यहां पे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में यहीं पे एक गलती हो जाती है, बस इन दो पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है। पहला, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें भी मालूम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस, मतलब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिन एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए। उसके बाद इसी पॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए सेकंड पॉइंट भी पढ़िए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू 78,26,000। इसका क्या रेलेवेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखेंगे अभी। सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट इज 110 पर यूनिट। आपसे पहले तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मटेरियल परचेस्ड, ये कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ही आ जाएगा। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में बैलेंसिंग फिगर में कहीं ना कहीं आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आपसे मांगा है प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी। आइए, तो कॉस्ट शीट बनानी है, एक बार ही कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नोट करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं आगे। पर्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का डेटा आप दिया हुआ है, प्लस परचेजेस, अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट नोट कर रहा हूं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसी तरीके से बनता है ये। आपके पास नेट क्या आ जाता है फिर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है ना। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद जो डेटा हमें रेडीली क्वेश्चन में अवेलेबल है वो लिख देंगे, जो नहीं होगा उसको उठा लेंगे, उसको कंप्यूट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहीं तक का साथ साथ एक काम करते हैं, डेटा भी फिल आउट कर ही लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2,42,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दे रखा है 2,92,000। इसको लिख देते हैं 2,42,000, 2,92,000। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पे लिख भी देता हूं, ये है गिवन, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम पता नहीं, परचेजेस पता नहीं है, क्वेश्चन में दे भी नहीं रखी है, आगे कहीं पे दे रखी होंगे, निकाल देंगे। वैसे तो फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट ही यही थी कि आपको परचेजेस निकालनी है, मतलब क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा, उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर का खर्चा। अगर मैं इन सारे खर्चों में देखूं, कंज्यूमेबल स्टोर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, लीज रेंट, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिनिश गुड्स का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग, लेबर का खर्चा कहीं नहीं दे रखा, तो मैं इग्नोर कर देता कि अगर दे नहीं रखा तो जीरो होगा, निल होगा। लेकिन फिर क्वेश्चन में ये वाली लाइन दे रखी है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब लेबर का, डायरेक्ट लेबर का खर्चा इज 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब लेबर का खर्चा है, निकालना है, दे नहीं रखा है, इसलिए मैं इग्नोर नहीं कर सकता।
हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा है, उसको इग्नोर कर देंगे, आपके पास यहां पे प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, फिर यहां पे ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में का पार्ट कौन कौन सा खर्चा बन सकता है। तो सबसे पहले तो कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का ही खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स 3.5 लाख, यही लिख देता हूं, इस पे टिक लगा देते हैं। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये बाद में आएगा। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अभी बाद में आएगा। पैकिंग कॉस्ट तो सेलिंग का पार्ट बनेगा। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये भी यहां पे आ जाएगा 2 लाख। ठीक है ना। और देख लेते हैं खर्चे। एडमिन एक्सपेंस, ये तो अभी यहां पे आएगा नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस अलग आएगा। फिनिश गुड्स। तो सर फैक्ट्री ओवरहेड्स में तो यही आएंगे। हमारे पास इसके बाद आ जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अभी आएगी नहीं ऑब्वियसली, जो डेटा पता चल रहा है वो साथ साथ फिल आउट करते जा रहे हैं। फिर प्लस होगा इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस होगा यहां से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये दोनों आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। पहले ही टेबल में ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 5 लाख, ठीक है ना, माइनस क्लोजिंग 5 लाख। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है ना। अच्छा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में फिर क्या ऐड होगा? अब जनरली तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में आप एडमिन ओवर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स ऐड कर देते हो, आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। एक बात बताओ, अगर आपने, अब मैं इसको मिटा दूंगा आपकी रेफरेंस के लिए, एक बार बता रहा हूं, अगर मैंने यहां पर एडमिन ओवरहेड्स ऐड कर दिए तो क्या ये एडमिन ओवरहेड्स मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हो, माइनस करते हो क्लोजिंग फिनिश गुड्स, आपके पास यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। क्या ये एडमिन ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी इंक्लूड हो गए? हो गए ना। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इंक्लूड हो गए, और अगर यहां पे इंक्लूड हो गए तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी इंक्लूड हो गए। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आएगी वो इंक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंस आ जाएगी। ठीक। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यूएशन पर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हो। अगर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिन इंक्लूडेड है तो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से जो मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन निकालूंगा उसमें भी एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जाएंगे। आई होप आपको यह बात समझ आ गई। मतलब अगर मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले, जैसे जनरली हम अपने फॉर्मेट में एडमिन एक्सपेंसेस लिखते हैं, लिख दिए अगर मैंने यहां पे, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में भी आ जाएंगे एडमिन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी इंक्लूड हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, जो मैं आपको ये वाले 2 पॉइंट्स पे पहले भी फोकस करवा रहा था। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें क्यों मालूम है, ये ना भी दिया होता तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करते हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस, ऐसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर वैल्यू करना क्लोजिंग स्टॉक को कि उसमें एडमिन ना हो गया गलत। दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 78,26,000। आपको जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है वो भी एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस दे रखा है, तो इस वजह से मैं अपने एडमिन एक्सपेंसेस को यहां पर नहीं लिखूंगा। बिना एडमिन एक्सपेंसेस को यहां पर लिखे मैं सारा काम करूंगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आ जाएंगे फिर यहां पे एडमिन एक्सपेंसेस लिखूंगा, ताकि अगर मैं यहां पर एडमिन एक्सपेंसेस नहीं लिखूंगा तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं आएंगे, ऑब्वियसली फिर मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड नहीं होंगे, जैसा क्वेश्चन ने बोल रखा है। ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली बोल रखा है कि भैया एडमिन एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करना। आई गेस आपको क्लियर हो गया ये। चलिए, तो इसमें अब हम अपने बाकी जो खर्चे यहां पे आ सकते हैं वो खर्चे डाल लेते हैं। एडमिन का खर्चा यहां पे नहीं लिखेंगे। आई गेस आपको लॉजिक समझ आ गया।
तो एक तो यहां पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला खर्चा है ये आ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है ये आ जाएगा, और जो स्क्रैप है डिफेक्टिव आउटपुट की वो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये है आपके पास 2.5 लाख, और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये सारा भी प्रोडक्शन का खर्चा, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले ही ऐड कर रहे हैं, और जो स्क्रैप सेल है वो एक तरह से मेरे खर्चे को कम करवाएगी, ठीक है ना, इसलिए उसको स्क्रैप सेल को माइनस कर रहे हैं ताकि नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए। अच्छा, आपके मन में यह भी आ सकता है सर मटेरियल में से स्क्रैप क्यों नहीं माइनस करवा दी। देखो, मटेरियल में से वो वाली स्क्रैप माइनस होगी जो मटेरियल का नुकसान होगा, मटेरियल के नुकसान की जो स्क्रैप होगी वो मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी, लेकिन यहां पर जो स्क्रैप है वो मटेरियल के नुकसान वाली नहीं है, डिफेक्टिव आउटपुट है, आउटपुट बनने के बाद खराब हुआ है, ठीक है ना। तो वो एक तरह से जो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करवाएगा, रादर देन उसको मटेरियल में से एडजस्ट करवाना। ये मैंने इसके लिए बताया, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जैसे आपने जब मटेरियल का चैप्टर करवाया था उसमें आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल में लास्ट में सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ पैकिंग मटेरियल वगैरह माइनस करवाया था, या आप लॉजिक भी यही बताते हो कि मटेरियल की कॉस्ट को स्क्रैप कम करवा देगा, बट वो मटेरियल का स्क्रैप होना चाहिए, यहां पे आउटपुट का स्क्रैप है, तो वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करवाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट थी यहां पे 2 लाख, और माइनस हो जाएगा यहां से स्क्रैप सेल। स्क्रैप सेल कितनी है 61 पर यूनिट के हिसाब से, और 4000 यूनिट्स, टारगेट प्रोडक्शन का 4%, इतना डिफेक्टिव आउटपुट था, ठीक है ना। तो यहीं पे लिख देते हैं 1 लाख का 4%, पहले तो ये डिफेक्टिव आउटपुट आ गया, और पर यूनिट 61 के हिसाब से स्क्रैप सेल में बिक रही है, तो ये आ जाएगा 2,44,000, ठीक है ना। आपके पास यहां से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, नील लिखा हुआ है, बाय द वे मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले नील लिखा हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे स्लैश डाल के लिख सकते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वो सेम ही आएगा। तो यहां पे जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में हम लिख देंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये आ जाएगा आपके पास, कितनी यूनिट्स दे रखी हैं 5000 यूनिट्स दे रखी हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी इसको वैल्यू नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं है हमारे पास, तो छोड़ देते हैं। आपके पास ये माइनस करते ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस आपको दे रखा है ये वाले पॉइंट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस 78,26,000। यहां से अब पूरे क्वेश्चन में रिवर्स वर्किंग बन जाएगी, गिवन 78,26,000। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पे पहले तो ये बात भी लिख देता हूं, एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस, एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस, ये स्पेसिफिकली दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है ना। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिर क्या ऐड होता है, जो भी आपके पास सेलिंग के खर्चे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के नाम पर आपके पास क्वेश्चन में ये पहले 3 खर्चे तो हमने कर लिए, पैकिंग कॉस्ट आ जाएगी, एक तो 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, अच्छा 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पैकिंग कॉस्ट आएगी, उन यूनिट्स पे आएगी जो एक्चुअली में बिकी हैं। देखो 1 लाख यूनिट्स आपकी टारगेटेड प्रोडक्शन थी, इसमें से 4000 यूनिट्स तो आपकी डिफेक्टिव,
स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है ना। माइनस 5000 यूनिट्स का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है, बाकी नेट आपकी बिक रही है, ओपनिंग में कुछ था नहीं, तो टोटल आपको 1 लाख यूनिट्स बनानी थी, पहले तो उसमें से 4000 खराब ही हो गई, 96,000 बच गई, उसमें से भी 5000 अभी बिकी नहीं है, बंद तो गई है, क्लोजिंग में पड़ी हुई है, तो नेट 91,000 बनी, सॉरी बिकी। 91,000 इंटू 2 के हिसाब से पैकिंग कॉस्ट आ गई 1,82,000। अच्छा, पैकिंग कॉस्ट के अलावा और कोई सेलिंग का खर्चा, तो ये हमने कर लिया है। लीज रेंट हो चुका है, एडमिन। अब एडमिन का खर्चा भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद तो लिखना ही है, और सेलिंग का खर्चा भी है, तो पहले सेलिंग का ही लिख देता हूं। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपने एडमिन का खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा था एक तरह से कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद लिखना, इसलिए। तो पहले तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 4,13,000, और एडमिन जो कि जनरल खर्चा है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2,24,000। तो पहले तो एक बार ही आए गेस, सारे खर्चे पूरे हो गए हैं हमारे। हाँ जी, जितने भी खर्चे दे रखे थे सारे खर्चे हमने लिख लिए क्वेश्चन में। यहां पे आपके पास ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, ठीक है ना। 78,26,000 प्लस 1,82,000 प्लस 4,13,000 प्लस 2,24,000, ये आ जाएगा 86,45,000। ऐड करते हैं इसमें प्रॉफिट, हमारे पास यहां पे सेल्स आ जाएगी। बाय द वे सेल्स हमें निकालनी पड़ेगी, सेल्स के लिए आपको दे रखा है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट इज 110। कितनी यूनिट्स बिक रही हैं वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 1 लाख टारगेटेड प्रोडक्शन था, जिसमें से 4000 तो खराब हो गया, 96,000, उसमें से भी 5000 क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, तो बिके कितना, वही जो मैंने यहां पे कैलकुलेशन लिखी थी। 1 लाख माइनस 4000 तो खराब हो गया, माइनस 5000 क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, नेट बिका है 110 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। 1,001,000,000। आपके पास यहां पे बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा 13,65,000। बाय द वे अब अपनी रिवर्स वर्किंग करके बाकी सारा डेटा भी निकाल लेते हैं। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस आ चुका है। बाय द वे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारे सेम रेट पर वैल्यू होंगे। ये जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये कितनी यूनिट्स की वैल्यू है, ये आपके पास 91,000 यूनिट्स की वैल्यू है, क्योंकि आपने प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स की करी है, 96,000। 1 लाख यूनिट्स बनानी थी, जिसमें से 4000 यूनिट्स खराब हो गई, तो प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स की हुई है, 96,000 यूनिट्स की। प्रोडक्शन अगर 96,000 की हुई है, उसमें से क्लोजिंग की 5000 यूनिट्स चली गई, तो बिकी कितनी, 91,000। तो 91,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर 78,26,000 डिवाइडेड बाय 91,000, ये आ जाएगा 86। तो हमने यहां पे ये निकाला है, ठीक है ना। यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, कैसे वो भी देखेंगे। बाय द वे जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो भी इसी पे वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपके मन में अभी डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे वैल्यू कर दिया। देखते हैं अभी, 5000 इंटू 86, ये आ जाएगा 4,30,000। तो ये भी हमने कंप्यूट करा है यहां पे, ठीक है ना। अच्छा, बाय द वे यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर 78,26,000 प्लस 4,30,000, 82,56,000। अच्छा, जितना आपका यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आया है, उतना ही आपकी यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, क्योंकि बीच में ओपनिंग स्टॉक निल है। 82,56,000, जरा वैल्यू करना पर यूनिट कितनी आई है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 82,56,000 है, डिवाइडेड बाय ये अब 96,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, ये भी आपका 86 ही आएगा।
ठीक है ना। तो क्या अब मैं बोल सकता हूं कि जो हमने क्लोजिंग स्टॉक है वो 86 पर जब वैल्यू किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही वैल्यू किया है। आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है ना, क्योंकि वो सेम रहेगा। एनीवे तो अब आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ चुका है, आपके पास अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी रिवर्स वर्किंग करके 82,56,000 प्लस 2,44,000 माइनस 2,50,000 80,50,000 बैलेंसिंग फिगर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी प्लस 5 लाख माइनस 2 लाख 83,50,000 बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दे हुए हैं, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी माइनस 2 लाख माइनस 3,50,000 78 लाख। ये सारा रिवर्स वर्किंग में चला है इसके बाद, ठीक है ना। मतलब मेन आपको फॉर्मेट बनाना था, जो डेटा रेडिली अवेलेबल था वो फिट करना था, उसके बाद तो फिल द मिसिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन बन गया ये। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड और लेबर, इसके लिए आपकी क्वेश्चन की ये वाली लाइन काम में आ जाएगी। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज 1/2 ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मतलब वर्किंग नोट में अगर मैं इसकी बात करूं, if direct material consumed is X, then direct labor will be X/2। यही बोल रखा है, मटेरियल कंज्यूम्ड का हाफ X/2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर X/2 इज इक्वल टू टोटल प्राइम कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं, और टोटल प्राइम कॉस्ट आपने निकाल रखी है इस क्वेश्चन में, अभी निकाली है 78 लाख। मैं ब्रैकेट में आपके रेफरेंस के लिए भी लिख देता हूं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। वैसे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है पर इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इसके हिसाब से यही इक्वेशन इस क्वेश्चन में बनेगी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास x इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू आ जाएगा 52 लाख। तो डायरेक्ट मटेरियल अगर 52 लाख है तो डायरेक्ट लेबर 78 लाख माइनस 52 लाख, ये आ जाएगा 26 लाख, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लेबर 26 लाख आ गया आपके पास, वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस डाल देंगे। और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 52 लाख, अगेन वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ चुका है, बैलेंसिंग फिगर आपके पास मटेरियल परचेज आ जाएगा। साथ के साथ मैं रेफर भी कर देता हूं, फर्स्ट पार्ट में आपसे यही मांगा था। तो 52 लाख प्लस 2,92,000 माइनस 2,42,000, ये आ जाएगा 52,50,000 एंड दिस इज इट। यही था आपका ये क्वेश्चन। आई गेस आपको समझ आ गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब वैसे आपकी रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन था। ये आपका पास्ट ईयर में मई 2019 अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। मैं एक बार आपके रेफरेंस के लिए आपको ये भी दिखा देता हूं, ये आपका मई 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसका फोर्थ का बी पार्ट, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ रिसीट्स एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल CXC। वही आपको यहां पे इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज से और लीफो से आपको स्टोर लेजर बनाने को बोला था और वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने को बोला था। तो सेम क्वेश्चन आपका मई 2019 में 10 नंबर का। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब ये क्वेश्चन। The following are the details of receipt and issues of material CXC in a manufacturing company during the month of April 2019। आपको परचेजेस इशू वगैरह का डेटा दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1st April 2019 1000 kg at 15 per kg। On 30th April 2019 it was found that 50 kg of material CXC was fraudulently misappropriated by the store assistant and never recovered by the company। पहले तो ये बताओ, ये 50 kg का यहाँ पे
यहां पे मटेरियल लॉस आया है, ये जो स्टॉक लॉस आया है, ये आपके पास नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? सर पहली बात, ये यहां पे आपका एबनॉर्मल लॉस बनेगा, क्योंकि आपकी कंपनी की खुद की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, फ्रॉड्यूलेंटली मिसअप्रोप्रिएटेड। मतलब ये कोई रेकरिंग इन नेचर नहीं है, ये कोई बिजनेस इन नेचर नहीं है, कंपनी के खुद के स्टोर असिस्टेंट ने मिसअप्रोप्रिएट किया है स्टॉक को, ठीक है ना? तो इसलिए पहली बात ये एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस की तरह हम यहां पे इस शॉर्टेज को ट्रीट करेंगे। और आपसे वही मांगा है फर्स्ट पार्ट में, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू, वेटेड एवरेज और लीफो, ये दोनों आपको लगाने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है वैसे बिल्कुल। तो यहां पे फर्स्ट का भी ए पार्ट, स्टोर लेजर, वेटेड एवरेज, फॉर्मेट बना लेते हैं पहले एक बारी। यहां पे आ जाएंगी डेट, ये पूरा रिसीट्स के लिए, ये पूरा इश्यूज के लिए, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। लास्ट में आ जाएंगी क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस 1000 यूनिट्स है आपके पास, 15 रुपए के हिसाब से। ना रिसीट्स में कुछ नहीं, इश्यूज में कुछ नहीं, सीधा जो ओपनिंग बैलेंस वही क्लोजिंग बैलेंस, 1000 यूनिट्स 15 के हिसाब से 15,000, ठीक है ना? उसके बाद सबसे पहले 4 अप्रैल को परचेजेज हुई हैं 3000 यूनिट 16 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। 4 अप्रैल को 3000 यूनिट्स 16 रुपए के हिसाब से, ये ना? हाँ जी। तो ये आपके पास आ जाएंगे 48,000। इश्यूज कुछ है नहीं, वेटेड एवरेज से करना है, तो यूनिट्स का टोटल 4000 हो जाएगा और अमाउंट का टोटल 15,000 प्लस 48,000 63,000। बैलेंसिंग फिगर आपके पास ये रेट आ जाएगा 15.75, ठीक है ना? अच्छा, 4 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल इशू है 1000 यूनिट्स। यहां पे तो रेट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1000 यूनिट्स इशू हो रहे हैं, 15.75 के हिसाब से होंगे, 15750। 3000 यूनिट्स बचेंगे आपके पास, अमाउंट में आ जाएगा 47,250 और रेट वही रहेगा 15.75। रेट हमेशा वेटेड एवरेज में रिसीट्स की वजह से चेंज होता है, सिंपल मैथमेटिक्स। अच्छा, 8 अप्रैल के बाद फिर है 15 अप्रैल, अगेन परचेजेस हैं 1500 यूनिट्स 18 रुपए के हिसाब से। सॉरी, रिसीट्स हैं 1500 यूनिट्स 18 रुपए के हिसाब से। $27,000, इश्यूज में कुछ नहीं, यूनिट्स का टोटल यहां पे 4500 बन जाएगा, ये आ जाएगा 74,250 डिवाइडेड बाय 4500, रेट आ जाएगा 16.5, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना? तो 15 अप्रैल के बाद फिर 20 अप्रैल को अगेन इशू है 1200 यूनिट्स, 16.5 के हिसाब से, ये आ जाएगा 19,800, बैलेंसिंग फिगर 3,300 यूनिट्स बच जाएंगी और अमाउंट में 54,450 और रेट वही का वही 16.5। तो ये आपका 20 अप्रैल हो गया। 20 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल को
रिटर्न टू सप्लायर आउट ऑफ परचेजेस मेड ऑन अप्रैल 15 अप्रैल को आपने जो परचेजेस करी थी वो 18 रुपए के हिसाब से करी थी 1500 यूनिट्स, उसमें से 300 यूनिट्स सप्लायर को वापस दी जा रही है। अब इसमें ध्यान रखना, आप भले ही यहां पे वेटेड एवरेज कर रहे हो, भले ही आपका यहां पे 16.5 का रेट आया हुआ है अभी के हिसाब से, लेकिन ये आपकी अपनी अकाउंटिंग है। आप अपनी किताबों में पर्सनल अकाउंटिंग में 16.5 रिकॉर्ड करो, कुछ ही रिकॉर्ड करो, आपको सप्लायर को इससे मतलब नहीं है। आपका सप्लायर कह रहा है, आप अपने सप्लायर को 300 यूनिट्स वापस कर रहे हो, सप्लायर आपको 18 रुपए वापस करेगा पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है ना। आपकी अपनी अकाउंटिंग में कोई मर्जी रेट रिकॉर्डेड हो, सप्लायर को जब वापस करोगे तो जिस रेट पे सप्लायर से खरीदी थी उसी रेट पर उसको वापस करोगे। कहने का मतलब है यहां पे जब सप्लायर को वापस कर रहे हैं तो यूनिट्स कम करनी है, एक तरह से इशू के कॉलम में लिखेंगे 25 अप्रैल, इसको लिख रहा हूं इशू के कॉलम में, लेकिन ये मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू नहीं हो रही, एक तरह से मैं अपने सप्लायर को वापस कर रहा हूं तो यूनिट्स खत्म कर रहा हूं। 300 यूनिट्स किस रेट पर, 18 रुपए के हिसाब से ही, 16.5 मत लिख देना वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस रेट पर सप्लायर से खरीदी थी उसको वापस तो उसी रेट पर करोगे। 5400। यहां पे ना कुछ बच्चे एक लॉजिक लगाते हैं, कहीं ना कहीं वो लॉजिक एक जगह पे सही है, लेकिन वेटेड एवरेज में इस पर्टिकुलर चीज में वो लॉजिक फेल हो जाता है। क्या लॉजिक लगाते हैं सर? वेटेड एवरेज तो हम प्रैक्टिकली तब लगाते हैं ना मेथड, जब एक डेट को खरीदा हुआ मटेरियल और किसी और डेट को खरीदा हुआ मटेरियल एक जगह पर सबस्यूम हो जाता है। अब आप उसमें ढूंढ ना पाए कि पुराने वाला मटेरियल कौन सा और नए वाला मटेरियल कौन सा, तो सर हमको कौन सा पता है कि ये जो मटेरियल हम वापस करने जा रहे हैं सप्लायर को, वो उसी दिन वाला मटेरियल है जिस दिन उस सप्लायर से आया था। भाई आप चाहे किसी और दिन वाला मटेरियल उसको वापस करो, आप उस मटेरियल को तो नहीं ढूंढ पाएंगे, उस मटेरियल को तो नहीं अलग कर पाएंगे कि ये मटेरियल उसी दिन वाला उसी सप्लायर वाला है। लेकिन जब उस सप्लायर के साथ पैसों का लेन देन होगा, सर वो पैसों का लेन देन तो उसी रेट पर होगा ना जिस रेट पे आपने पहले उस सप्लायर से खरीदा था। आई गेस आप समझ पाए, मटेरियल चाहे सेम एज इट इज वो ना हो, लेकिन पैसों का लेन देन तो वही उसी के हिसाब से होगा ना। तो यहां पे ये 3000 बच जाएगा और ये अमाउंट में आ जाएगा 49,050 डिवाइडेड बाय 3000। ये ध्यान रखिएगा प्लीज, यहां पे काफी बच्चे गलती करते हैं इस पॉइंट की। 16.35 ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया रेट। तो 25 अप्रैल का भी हो गया, उसके बाद 26 अप्रैल को इशू है 1000 यूनिट्स। $16.35 के हिसाब से 16,350, तो अमाउंट में आ जाएगा यहां पे 32,700 और ये यूनिट्स हो जाएंगे 2000, रेट वही रहेगा 16.35, ठीक है ना। ट्वेंटी 26 अप्रैल के बाद लास्ट है फिर आपके पास 28 अप्रैल, परचेजेस हैं 500 यूनिट्स 17 पर यूनिट के हिसाब से, 500 यूनिट 17 रुपए के हिसाब से 8500। इश्यूज में कुछ नहीं, क्लोजिंग बैलेंस 2500 यूनिट्स का 41,200 आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर डिवाइडेड बाय 2500 करके रेट आ जाएगा 16.48। तो ये 28 अप्रैल का भी हो गया, बस एक लास्ट डेट का रह गया 30 अप्रैल, जो कि आपको इस टेबल में नहीं दे रखा था, इसके बाद अलग से दे रखा था। 30 अप्रैल को शॉर्टेज है 50 केजीज की, जो कि फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएटेड बाय स्टोर असिस्टेंट है, मतलब एबनॉर्मल की तरह। एबनॉर्मल की तरह जब शॉर्टेज को ट्रीट करते हैं तो सर इशू के कॉलम में नॉर्मल इशू की तरह मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है, डायरेक्टली चार्ज टू कॉस्टिंग P&L होगा, तो उस लॉस का अमाउंट तो पता करना ही है। तो 50 केजी 16.48 के हिसाब से 824 और क्लोजिंग बैलेंस 2450, 4376, वही रेट 16.48 एंड
दिस इज इट, ये था आपका स्टोर लेजर वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग। आई गेस आपको समझ आ गया। फटाफट से अब इसको लीफो के अकॉर्डिंग भी बना लेते हैं, फर्स्ट का बी पार्ट। तो सबसे पहले तो अगेन वही ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल, ना रिसीट्स ना इश्यूज। ओपनिंग बैलेंस 1000 यूनिट्स, 15 रुपए के हिसाब से 15,000। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास 4 अप्रैल को परचेजेस थी 3016 रुपए के हिसाब से। 4 अप्रैल था ना, हाँ। 3000 यूनिट 16 रुपए के हिसाब से 48,000। क्लोजिंग बैलेंस में अब अलग अलग करके लिखना है, 15,000 और ये 3,000 अलग से, 16 रुपए के हिसाब से 48,000। क्लोजिंग बैलेंस देख के लिखना डेट वाइज, ठीक है ना। अच्छा, 4 अप्रैल के बाद फिर है आपके पास 8 अप्रैल को इश्यूज 1000 यूनिट्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 3,000 में से निकलेंगी 16 रुपए के हिसाब वाली, 16,000 रुपए की। क्लोजिंग बैलेंस ये वाला 1000 एज इट इज, और ये 2000 यूनिट 16 रुपए के हिसाब से 32,000 बच जाएगा। अच्छा, 8 अप्रैल के बाद फिर है 15 अप्रैल, परचेजेस 1500 यूनिट्स 18 रुपए के हिसाब से। कितनी यूनिट्स है? 1500 यूनिट्स 18 रुपए के हिसाब से। ये अमाउंट आया था आपके पास 27,000। इश्यूज में कुछ नहीं, सीधा सीधा क्लोजिंग बैलेंस 1000, 15 के हिसाब से 15,000, 2000, 16 के हिसाब से 32,000, और अब ये 1500 भी यहां पे आ जाएगा, 18 के हिसाब से 27,000। इसके बाद 15 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल को इशू है 1200 यूनिट्स, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट 18 वाली जाएंगी। 21,600। क्लोजिंग बैलेंस 1000, 15 के हिसाब से 15,000, 2000, 16 के हिसाब से 32,000, और यहां पे बच गई 300 यूनिट्स 18 के हिसाब से 5400। ठीक है ना। अच्छा, 20 अप्रैल के बाद है 25 अप्रैल को वही रिटर्न। अब तो यहां पे हमें हिसाब भी पता है, तो 25 अप्रैल वापस जा रहे हैं यूनिट्स, तो इश्यूज में लिख देंगे 300 यूनिट्स थी जो वापस कर रहे हैं। 15 अप्रैल को खरीदी हुई थी 18 रुपए के हिसाब से, तो वो लास्ट वाली ही बल्कि है, 5400 ही आ जाएगा। बस यही क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। 1000 यूनिट्स 15 के हिसाब से 15,000, और 2000 यूनिट्स 16 के हिसाब से 32,000। ठीक है ना। अच्छा, 25 अप्रैल के बाद फिर है 26 अप्रैल इशू है अगेन 1000 यूनिट्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 16 रुपए के हिसाब वाली 16,000। क्लोजिंग बैलेंस में 1000 यूनिट्स 15 के हिसाब से 15,000, ये एज इट इज, और यहां पे 1000 बच जाएंगे 16 के हिसाब से 16,000, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। फिर इसके बाद 28 अप्रैल को परचेजेस हैं 500 यूनिट 17 के हिसाब से, ये अमाउंट आएगा आपके पास 8500, और क्लोजिंग बैलेंस 1000 यूनिट्स 15 के हिसाब से 15,000, 1000 यूनिट्स 16 के हिसाब से 16,000, और 500 यूनिट्स 17 के हिसाब से 8500। बस इसके बाद लास्ट आपके पास 30 अप्रैल की शॉर्टेज। 30 अप्रैल को 50 केजी की शॉर्टेज, इशू के कॉलम में ही लिखना है, लेकिन अब लीफो के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो लीफो के अकॉर्डिंग ही इशू के कॉलम में वैल्यूएशन हो जाएगी। तो 50 लीफो मतलब लास्ट, तो 17 में से मान लेंगे खराब हुई हैं यूनिट्स,
शॉर्टेज हुई है, ठीक है ना। 850 बाकी एज इट इज। यहां पे 450 यूनिट्स बच जाएंगे 17 के हिसाब से। 7650 बाकी एज इट इज 16,000 और यहां पे 15,000। सो दिस इज इट। ये था आपका स्टोर लेजर वेटेड एवरेज और फीफो के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में आपसे, ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसके दोनों पार्ट्स हो गए। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन ने ये भी मांगा था, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30th अप्रैल एज पर दीज टू मेथड्स। अब आइए इसको कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, वेटेड एवरेज और फीफो दोनों में जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग करना है। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो बड़ी सिंपल सी बात, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके पास मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। बस यही करना है यहां पे, एक दो चीजें और आ जाएंगी बस, मतलब आसान है, चिंता मत करो। वेटेड एवरेज लीफो, तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो यही था 1015 के हिसाब से 1 अप्रैल का। अब चाहे वेटेड एवरेज लगाया हो चाहे लीफो लगाया हो, ये तो सेम ही रहेगा 15,000 दोनों में, प्लस परचेजेस। परचेजेस आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ये स्टोर लेजर हमने लीफो के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, क्या क्या परचेजेस दिखाई हैं, रिसीट्स में सारी परचेजेस तो दिखाई हैं। 4th अप्रैल को 48,000 प्लस 15th अप्रैल को 27,000 प्लस 28th अप्रैल को 8,500 की परचेजेस, 83,500 की परचेजेस। अगर आप लीफो वाला स्टोर लेजर देखो, आप यहीं पे वेटेड एवरेज वाला भी स्टोर लेजर देखो, रिसीट्स में तो यही है, वहां पे भी यही है, 8,500 प्लस 27,000 प्लस 48,000, मतलब परचेजेस भी सेम आएंगी दोनों में, वेटेड एवरेज और लीफो में। उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो भी फर्क आता है वो तो क्लोजिंग बैलेंसेस में या फिर इश्यूज में फर्क आता है, ठीक है ना। मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, ये आपके पास टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल था कंज्यूम करने के लिए। अब इसका हुआ क्या क्या, इसमें से सर कुछ तो हो गया खराब, शॉर्टेज। अब शॉर्टेज यूनिट्स में तो सेम है, लेकिन वेटेड एवरेज और लीफो में वैल्यूएशन अलग अलग हुई हुई है। लीफो में आपने शॉर्टेज की वैल्यूएशन 850 करी है, ठीक है, तो मैं लीफो में यहां पे शॉर्टेज 850 लिख दूंगा। मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस से तो आ गया टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना था। अब उसका हुआ क्या क्या, पहले तो उसमें से कुछ हो गया नुकसान। वेटेड एवरेज में शॉर्टेज आपने वैल्यू कर रखी है 824, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं आपकी रेफरेंस के लिए, फ्रॉम स्टोर लेजर। ठीक है जी। शॉर्टेज के बाद और क्या हुआ इस मटेरियल का, माइनस, इसमें से कुछ मटेरियल वापस चला गया, हमने वापस भी तो भेजा है, मटेरियल रिटर्न्ड। अब मटेरियल रिटर्न्ड जो है, चाहे आप लीफो वाले स्टोर लेजर में देख लो चाहे आप वेटेड एवरेज वाले स्टोर लेजर में देख लो, मटेरियल जो रिटर्न गया है वो 18 रुपए के हिसाब से ही गया है। तो दोनों में मटेरियल रिटर्न 25 अप्रैल को 5400 का ही वैल्यूड है, सेम आ जाएगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं। और इस मटेरियल का क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस जो टोटल मटेरियल था, इसमें से कुछ नुकसान हो गया, कुछ वापस चला गया, कुछ अभी भी क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वेटेड एवरेज वाले स्टोर लेजर में देख लो, ये आपका वेटेड एवरेज वाला स्टोर लेजर,
ये जो आपने एंड में नेट दिखा रखा है, ये सारा, ये आपका अल्टीमेटली टोटल क्लोजिंग स्टॉक है। ये लीफो के स्टोर लेजर से आ जाएगा कितना? 15,000 प्लस 16,000 प्लस 7650, 38,650। ठीक है जी, 38,650। तो इसको यहां पे लिख देता हूं लीफो वाले कॉलम में। इसी तरीके से वेटेड एवरेज वाले स्टोर लेजर में भी देख लेते हैं। ये हमारे वेटेड एवरेज वाले स्टोर लेजर में ये जो है, ये वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक है 40,376। अब यहां पे आपके पास जो नेट बचेगा वो क्या होगा? मटेरियल कंज्यूम्ड। कि भाई ओपनिंग स्टॉक में कुछ मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ था, कुछ हमने और परचेज कर लिया, उस मटेरियल में से कुछ खराब हो गया, कुछ वापस कर दिया, कुछ क्लोजिंग में बच गया, बाकी क्या कर गए? कंज्यूम। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एज सिंपल एज दैट। 15,000 प्लस 83,500 माइनस 824 माइनस 5,400 माइनस 40,376, 51,900। इसी तरीके से लीफो में 15,000 प्लस 83,500 माइनस 850 माइनस 5,400 माइनस 38,650, 53,600। एंड दिस इज इट। ये था आपका ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया। थोड़ा लेंदी था लेकिन आसान था, मुश्किल नहीं था। ये भी अब आपका 10 नंबर का पेपर में ही आया हुआ है और रिसेंट ही आया हुआ है। ठीक है ना? चलिए, तो आपके टेस्ट का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी अब आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये अब आपके पास पेपर में नवंबर 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका जो पेपर खोला हुआ है मैंने, नवंबर 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। 10 नंबर का क्वेश्चन। ये सारे मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर्स भी इसलिए दिखाता चल रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि यूं ही बस एवं ही कुछ भी क्वेश्चन उठा के टेस्ट में डाले। ये सारे आपके पेपर में आए हुए, या आईसीआई जो पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन रेफर करता है उस तरीके के सारे ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? तो बेफिजूल में या तो बहुत आसान या बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज लेजर एज ऑन 30th जून 2018। अब आपको इन सारे अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जिसमें जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का बस ये क्रेडिट बैलेंस है, बाकी सबका डेबिट बैलेंस है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 30th सितंबर 2018। ये सारी आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, बस आपसे ये 4 अकाउंट्स बनाने को बोला है, और तो है नहीं ना। बस तो आपसे ये 4 अकाउंट्स मांगे हैं इस क्वेश्चन में। आइए पहले एक काम करते हैं, इन चारों अकाउंट्स का फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, पहले तो आपकी रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, ये क्वेश्चन भी हमारा पास्ट ईयर नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो पहले तो आपसे मांगा है रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। पहले सारे फॉर्मेट्स बना लेते हैं। तो ये अब हमारे पास, हमने पहले तो सारे फॉर्मेट्स बना लिए। अब एक एक ट्रांजैक्शन को पिक करते जाते हैं, जैसे जो एंट्री बनती है वो करते जाते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस लिख देते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस 282,450, तो 2 बैलेंस 282,450 ये हो गया। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस 238,300, 2 बैलेंस 238,300 ये भी हो गया। उसके बाद फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस 392,500, और लास्ट में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 913,250। ये नहीं भी दिया होता तो हमें पता है इन सारे अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंस का सबमिशन जनरल लेजर एडजस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस हो जाता। बाय बैलेंस 913,250, तो ये भी हो गया। ठीक है ना? अब एक एक करके ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले
फैक्ट्री ओवरहेड्स एलोकेटेड टू डब्ल्यूआईपी, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स से खर्चा डब्ल्यूआईपी में चार्ज किया है। एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका? 136,350। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, वो बना रहे होते तो करेस्पॉन्डिंग एंट्री वहां पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस करके हो जाती। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट, इसका मतलब इतने के फिनिश गुड्स तैयार हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस से निकल के फिनिश गुड्स अकाउंट में गए होंगे। एंट्री फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। करेस्पॉन्डिंग एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस में बाय फिनिश्ड स्टॉक कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट था इसका 13,76,200। ठीक है ना, ये भी हो गया। फिर है रॉ मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज करने की एंट्री, स्टोर लेजर या रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल एडजस्टमेंट टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। करस्पॉन्डिंग एंट्री जीएल एडजस्टमेंट में बाय रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। कितने का? 12,43,810। 12,43,810। ठीक है ना। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड टू डब्ल्यूआईपी। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस के रिलेटेड और कुछ भी देख लो यहां पे, वेजेस क्योंकि इंकर भी करे होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, डब्ल्यूआईपी रिजेक्टेड, कस्टमर से रिटर्न। तो डायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट वेजेस वगैरह कुछ नहीं है, पहले तो ये वेजेस इंकर करे होंगे। इंकर करने की एंट्री वेजेस कंट्रोल डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, पहले इसका इंपैक्ट देंगे। वेजेस कंट्रोल अकाउंट बना नहीं रहे, लेकिन जनरल लेजर में तो इसका इंपैक्ट आएगा बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट, पहले इंकर करेंगे ना 256,800। अब वेजेस इंकर हो गए, इंकर करने के बाद इनको वर्क इन प्रोग्रेस में भेजेंगे। क्या एंट्री? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। कितना अमाउंट था? 256,800। अब इस एंट्री का इंपैक्ट पूरा हो चुका है। मोस्टली बच्चे यहां पे ये वाला इंपैक्ट तो दे देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में भेजने वाला, लेकिन इंकर करने वाला इंपैक्ट भूल जाते हैं, तो प्लीज याद रखना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब फिनिश्ड गुड्स में से अब कितने निकले हैं गुड्स बिकने के लिए? 14,56,500। एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट था? 14,56,500। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट हम बना नहीं रहे, नहीं तो वहां पे करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट आ जाता। रॉ मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, इश्यू टू प्रोडक्शन का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में गया, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। यहां पे रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट और रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट है इसका 1360,430। रॉ मटेरियल क्रेडिटेड बाय सप्लायर, इसका क्या मतलब हो गया? एक तरह से रॉ मटेरियल हमने अपने सप्लायर को वापस किया है। तो जब रॉ मटेरियल खरीदा था तो रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, अब वापस किया है तो रिवर्स एंट्री जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट।
करस्पॉन्डिंग एंट्री रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में कहां गया, बाय जीएल एडजस्टमेंट। कितना अमाउंट, 27,200, ठीक है ना। तो ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद है रॉ मटेरियल लॉसेस इन्वेंट्री ऑडिट। अब रॉ मटेरियल लॉसेस आए हैं, आप इसको एबनॉर्मल लॉस मान के सीधा सीधा कॉस्टिंग पी&एल में भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको नॉर्मल लॉस भी मान सकते हो, मैं सीधा सीधा इसको एबनॉर्मल लॉस मान के एंट्री कर रहा हूं। कॉस्टिंग पी&एल में चार्ज करेंगे तो क्या एंट्री, कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग पी&एल डेबिट हो गया, और रॉ मटेरियल अकाउंट कम करना है क्योंकि वहां पे मटेरियल है नहीं, टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो कॉस्टिंग पी&एल टू रॉ मटेरियल कंट्रोल बाय कॉस्टिंग पी&एल 6,000, ब्रैकेट में आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, एबनॉर्मल लॉस हमने इसको मान लिया है, ठीक है ना। आपके रेफरेंस के लिए अभी वर्किंग नोट में भी इसका कॉन्सेप्ट लिख देंगे। इसके बाद ये भी हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस रिजेक्टेड विद नो स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क इन प्रोग्रेस में आपने फिनिश गुड तैयार कर लिया था, अब वो रिजेक्ट हो गया, मतलब अब आपकी ही कंपनी के सेल्स टीम वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिनिश गुड्स के स्टॉक गोडाउन में नहीं रख रहे हैं, खराब हो गया है। तो एक तरह से ये भी नुकसान है, जैसे रॉ मटेरियल के नुकसान को कॉस्टिंग पी&एल में चार्ज किया है, इस नुकसान को भी कॉस्टिंग पी&एल में चार्ज कर लेते हैं, ये मान के कि ये भी एबनॉर्मल है, ठीक है ना। नॉर्मल होता तो ये कॉस्ट का पार्ट बनता, मतलब फिनिश गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बन जाता, ठीक है ना। मैं नॉर्मल मान के एंट्री कर रहा हूं, तो वर्क इन प्रोग्रेस से एक तो खत्म करना है और कॉस्टिंग पी&एल में डेबिट करना है, तो कॉस्टिंग पी&एल डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस बाय कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 12,300। लास्ट है इसके बाद कस्टमर्स रिटर्न एट कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब आपने कस्टमर को बेच भी दिया था, फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स से कस्टमर को बेच भी दिया, वहां से फिर कस्टमर ने वापस कर दिया है, लेकिन कस्टमर को जब बेच दिया और कस्टमर ने जब वापस किया होगा वो तो सेल्स वैल्यू पे होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन इसका जो आपको यहां पे अमाउंट दे रखा है 45,900, ये कॉस्ट पे ही दे रखा है। तो पहली बात, सेल्स रिटर्न आई है, जब सेल्स करी थी तो क्या एंट्री करी होगी, जीएल एडजस्टमेंट से करी होगी। जैसे खर्चा करने के लिए जीएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट किया जाता है, इनकम अक्रू करने के लिए जीएल एडजस्टमेंट को आपने डेबिट किया होगा, जीएल एडजस्टमेंट टू सेल्स, और फिर सेल्स का करेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट कॉस्टिंग पी&एल में दिया होगा, सेल्स टू कॉस्टिंग पी&एल। लेकिन अब सेल्स रिटर्न हुई है, तो जब सेल्स अक्रू करी थी तो जीएल एडजस्टमेंट टू सेल्स किया था, तो अब रिवर्सल एंट्री सेल्स टू जीएल एडजस्टमेंट हो गया होगा। तो पहले तो इस एंट्री का इंपैक्ट बाय सेल्स, ठीक है ना, 45,900। अब जब इस एंट्री का इंपैक्ट हो गया, पहले तो हमने जीएल एडजस्टमेंट से सेल्स रिटर्न की, जीएल एडजस्टमेंट में इंपैक्ट दिया, जीएल एडजस्टमेंट टू सेल्स इनकम अक्रू करने के लिए, अब रिटर्न आया है तो सेल्स टू जीएल एडजस्टमेंट। अब यहां से ये गुड्स वापस गए होंगे कहां पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स से वापस आए होंगे फिनिश गुड्स में, एंट्री फिनिश गुड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। $45,900। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में जितनी भी एंट्रीज दे रखी थी हमने सबके इंपैक्ट दे दिए, बस अब अकाउंट्स क्लोज करने हैं, ठीक है ना। आइए